हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। सो बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्या है? जब भी हम रेस्पिरेशन का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में इमिडिएटली क्या आता है? जैसे कि एक्सहेल और इनहेल, सांस लेना सांस छोड़ना, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। बट ब्रीथिंग सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, और ये इम्पॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। ब्रीथिंग क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। बट रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि सेल्स के अंदर होता है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये हर एक लिविंग सेल के अंदर होती है। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड हो या ह्यूमन बींग्स हो, ये सब रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है। ये टिपिकली कैसे होता है? ये इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इससे क्या होता है? हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है। और हमारी सेल्स के अंदर कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं और वो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। फिर उससे क्या होता है? रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपीज। एटीपीज क्या होती है? करेंसी ऑफ एनर्जी होती है इन द सेल्स। ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिशन के दौरान क्या होता है? जब भी हम फूड मटेरियल खाते हैं, वो क्या होता है? जो सेल होती है उस फूड मटेरियल को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और उनमें क्या होता है? वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसी फूड से। हमारी साइट क्या होती है रेस्पिरेशन की, और एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो हमारी साइट होती है रेस्पिरेशन की। उसी में क्या होता है? जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। ठीक है। और एटीपीज क्या होती है? करेंसी ऑफ एनर्जी इन द सेल्स। ठीक है। एटीपी जो स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, वो रिलीज होती है एज पर नीड्स। मतलब हमारी बॉडी को जितना नीड है वो सिर्फ उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगी, जो कि स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है? रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इट प्रोड्यूसेस एनर्जी दैट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब जो रेस्पिरेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। मान लीजिए हम सांस ही नहीं लेंगे, कुछ देर तक हम सांस ही नहीं ले रहे, तो क्या हो रहा है? हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म होना बंद हो जाएगी, और जो ह्यूमन बीन है वो डेड कर जाएगा, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डाई कर जाएगा। ठीक है। इसलिए क्या होता है? जो रेस्पिरेशन होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन जो है वो सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और जितने भी हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर मॉलिक्यूल, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो बाहर निकाल देती है हमारी सेल से हर एक प्रोसेस में। मतलब जितनी बार हम सांस लेंगे, हमारे जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी, सेल के अंदर जाएगी, और क्या कहते हैं, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे सेल्स के अंदर वो रिमूव निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे हमारी सेल से। ठीक है। हर एक टर्न में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसे अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे से जो है रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, और कुछ जो हैं वो कुछ पाथवेज जो है इंक्लूड करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ब्रेक डाउन कैसे होता है? ये जो ग्लूकोज होता है क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वाटर निकालता है, और कुछ एनर्जी को रिलीज़ करता है। अब इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन हमारा क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है। अब रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक एरोबिक और एनारोबिक। ठीक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता।
ठीक है, कितने टाइप्स के हमारे रेस्पिरेशन हो गए डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। एक एरोबिक रेस्पिरेशन पहला, और दूसरा क्या हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जब एयर प्रेजेंट होगी मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और ये किस में देखा जाता है, ह्यूमंस में। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया जिसमें कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, और ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज हो गए, एल्गी हो गई, जिनमें क्या होता है, एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब ये दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो उसके अंदर रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है एरोबिक प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इन सब केसेस में क्या होता है, एक कॉमन स्टेप होता है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स मतलब ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरूवेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और कुछ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, अब इसके फर्दर जो है वो डिपेंड करता है, 3 स्टेजेस आते हैं, 3 पाथवेज आते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पायरूवेट्स। ठीक है, अब ये 3 पाथवेज कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है हमारा अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे कि यीस्ट में देखा जाता है। दूसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब ऑक्सीजन जो है वो कम हो। ठीक है, हो लेकिन कम हो। ठीक है, ये किस में देखा जाता है, कुछ मसल सेल्स में देखा जाता है। और तीसरा पाथवे कौन सा होता है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ह्यूमंस में देखा जाता है। ठीक है, अब इसे हम ब्रीफ में आगे पढ़ लेते हैं। अब ये जो 3 पाथवेज होते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पायरूवेट, मतलब जो हमारा ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम पायरूवेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 3 पाथवेज आ गए। पहला तो हो गया हमारा जब ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट हो, जो कि ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया, अगर हमारी जो ऑक्सीजन है वो कम हो लेकिन कम हो, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है या मसल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या हो गया हमारा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जैसे कि ह्यूमंस में पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तब उसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारा जब ऑक्सीजन एब्सेंट है जी, तो पायरोवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो इसमें क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, पहले पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ। पायरोवेट का जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो किस में हो रहा है, इथेनॉल में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है, और 2 ATPs मतलब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, सेकेंड है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन कम हो तो क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन कम होने के कारण क्या होता है, जो सेल के अंदर है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, जब क्या होता है, जब हमारी मसल बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे मसल्स पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो जाता है, और हमारे जो ब्लड होती है वो सप्लाई नहीं कर पाती ऑक्सीजन को इतनी जल्दी। ठीक है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो क्या हो रहा है, हमारी मसल्स जो है उनके पास ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि जो हमारी ब्लड है वो इतना जल्दी ऑक्सीजन उन मसल्स को पहुंचा नहीं पा रहा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमारी कम हो रही है, कम पड़ रही है हमारी मसल्स को। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली कॉमन हुआ, जो ग्लूकोज है वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो गया, पायरोवेट में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हो रहा है, जो हमारा पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा, थोड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करेगा 2 ATPs में। ठीक है, इससे क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड है वो बिल्डअप हो जाएगा हमारी मसल्स में, जिससे हमें क्या है, हमारे मसल्स में हमें सडन क्रैम्प महसूस। ठीक है, तो वो क्रैम्प किसकी वजह से होता है, जो रिलैक्सिड एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, वो मसल्स में बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड क्या है हमारा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ ATPs रिलीज़ होते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमारा 6 मॉलिक्यूल कार्बन है, मतलब जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस कर रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में।
यानी कि पायरुवेट में। फिर इसमें क्या होगा, ये जो ब्रेक डाउन होगा, फर्दर ब्रेक डाउन होगा, उसमें क्या रिलीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे और कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो एनर्जी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम सम अप कर लेते हैं इसका जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायर हो रही है, और एनारोबिक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती इस प्रोसेस में। ठीक है, एरोबिक में क्या होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है बट उसमें ऑक्सीजन जो है पार्ट नहीं लेती। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये लिविंग सेल्स में होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट या बैक्टीरिया में देखा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, और एनर्जी दोनों में कॉमन होती है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, या तो इथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लैक्टिक एसिड होता है। इथेनॉल कब होता है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, और लैक्टिक एसिड कब हो, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, 2 एटीपीज रिलीज़ होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बस। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में देखी जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में देखी जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है क्योंकि इसमें 38 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो था हमारा रेस्पिरेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इसके क्या पाथवेज, कितने पाथवेज होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, या रेस्पिरेशन कैसे होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 मेजर कंपोनेंट्स में कंसिस्ट होता है। पहला तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक हो जाता है, दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या इंक्लूड होता है, हमारा नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, ट्रैकिया। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या इंक्लूड होता है, पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स विद ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस एंड एल्वुलाई। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए ये हमारा एल्वुलाई है जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये ब्रोंकियोलिस जिससे एल्वुलाई कनेक्टेड होती है। ये हमारे पेयर ऑफ लंग्स हो गए, ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ये हमारा लैरिंक्स हो गया, फेरिंक्स, माउथ कैविटी, नेसल पार्ट। ठीक है, अब हर एक पार्ट को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, जहाँ से हम एयर इनटेक करते हैं या फिर एयर निकालते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, वो किससे करते हैं, हम नोज़ से करते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होता है। ठीक है, अब नेज़ल चैम्बर क्या होता है, जो हमारे नोज़ के अंदर का पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट होता है, और वहीं पर क्या होता है, म्यूकस की लाइनिंग भी होती है। ठीक है, जो क्या करती है, फिल्टर करती है उस एयर को जो भी हम इनहेल करते हैं, ताकि वो क्या हो, जो भी डस्ट पार्टिकल या डर्ट हमारे नोज़ में जा रहा है वो वहाँ से फ़िल्टर होके प्योर एयर जो है, प्योर ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स तक पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होता है, नेज़ल चैम्बर के पीछे वाला एरिया होता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक कॉमन पैसेज वे प्रोवाइड करता है एयर और फूड को। ठीक है, नोज से हमारा नेज़ल चैम्बर के पीछे क्या होता है, हमारा फेरेंक्स होता है, जहाँ पे क्या होता है, फूड और एयर के लिए दोनों के लिए कॉमन पैसेज जाता है, कॉमन पाथवे होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा लैरिंक्स, उसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है, वोकल कॉर्ड का हाउस होता है। ठीक है, जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा क्या होता है, लैरिंक्स होता है। इसके बाद हमारा आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है, अब जैसे कि फेरेक्स जो हमारा कॉमन पाथवे है फूड और एयर का, ठीक है, तो ऑब्वियसली जहाँ से हमारी एयर जाती है वहाँ से हमारा फूड तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, वो क्या करता है, वो कवर कर देता है उस ग्लोटिस को, जिससे क्या होता है, जो हमारा फूड जो है हमारी विंड पाइप में जाने से बच जाए। ठीक है, जैसे कि जो हमारा फेरेक्स है, ठीक है, वहाँ से फूड भी जा रहा है और हमारा वहाँ से एयर भी जा रही है। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या होगी, एक कवर कर देगी उसको, अगर जैसे कि जब हम फूड खाते हैं तब वो क्या होता है,
विंड पाइप को कवर कर देती है, जिससे कि क्या हो, हमारी जो फूड है वो विंड पाइप में ना जा सके। ठीक है, एपिग्लॉटिस का यही काम होता है। एपिग्लॉटिस क्या होगी, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो गया जो कवर कर देगा ग्लॉटिस को, जिससे क्या हो, फूड की जो एंट्री होती है विंड पाइप में वो होने से प्रिवेंट हो जाए, वो बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो पास करती है थ्रू द मिड थॉरिक कैविटी से। फिर उसके बाद हमारा आता है ब्रोंकिया। ब्रोंकिया क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है उसे डिवाइड कर देता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकिया में। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या हो गया, हमारा ट्रैकिया जा रहा है। ठीक है, ये किस में डिवाइड हो रहा है, हमारे दो ब्रोंकिया में डिवाइड हो रहा है, जो कि लेफ्ट और राइट ब्रोंकिया में। फिर हमारा आता है ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस क्या हो गया, हमारा फर्दर डिवाइड हो जाता है फाइन चैनल में, जिसे हम ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। फिर उसके बाद ब्रोंकियोलिस जो है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाता है, जिसे हम एल्वुलाई बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है लंग्स। लंग्स क्या होता है, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। ठीक है, विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड कवर्ड बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरोरा। तो पहले क्या होता है, एयर हमारी नोज़ में जाती है। ठीक है, नोस्ट्रल पैसेज में जाती है। या फिर नेजल चैम्बर से जो एयर है हमारी वो फिल्टर होके हमारे फेरिंक्स में जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो हमारी एयर है वो साउंड बॉक्स में जाती है, जिसे हम लैरिंक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारा एपिग्लॉटिस होता है, जो क्या करता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो फूड पाइप और विंड पाइप को सेपरेट करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जब भी हम फूड लेते हैं तो वो हमारे विंड पाइप को क्लोज कर देता है, जिससे कि फूड जो है हमारे विंड पाइप में ना जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे ट्रैकिया से जो एयर है वो ट्रैवल करती है, फिर उसके बाद वो ब्रोंकियाई में जाती है। ठीक है, ब्रोंकियाई जो है वो लेफ़्ट और राइट चैम्बर में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा ब्रोंकियस फर्दर डिवाइड करता है ब्रोंकियोलस में। ठीक है, फिर ब्रोंकियोलस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है एल्वुलाई में। ठीक है, जो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, लंग सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रोंकियोलस होता है, एल्वुलाई होता है, और जो लंग होता है वो डबल लेयर होते हैं, डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरा भी बोलते हैं। ठीक है, हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होती है ह्यूमंस के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, एयर जो है वो एंटर करती है नॉस्ट्रल से, वो फिल्टर होती है हमारे नॉस्ट्रल चैम्बर में। ठीक है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कंट्रोल करता है डर्ट को। ठीक, जो भी डर्ट हम एनवायरनमेंट से ट्रैवल कर रहा है हमारे नोज़ के अंदर एयर के साथ, वो जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे एयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है नॉस्ट्रल चैम्बर में, वो उसे फिल्टर कर देते हैं और डर्ट को, और जो भी डर्ट होता है वो उन्हीं में ट्रैप हो जाता है, जिससे वो ट्रैवल नहीं कर पाता हमारे लंग्स के अंदर। फिर क्या होता है, हमारी जो एयर है वो थ्रोट से पास होते हुए हमारे लंग्स तक जाती है। ठीक है, और थ्रोट से कैसे पास होती है, पहले हमारे फेरेंक्स पे जाती है। ठीक है, जो कॉमन पाथवे सर्व करता है, फिर हमारे लैरिंक्स पे जाती है, जो हमारा साउंड बॉक्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एपिग्लोटिस से होते हुए जो डिवाइड करती है फूड पाइप और विंड पाइप को। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारी एयर जो है वो लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, अब लंग्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ब्रांचेस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस बोलते हैं। ठीक है, वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम एल्वुलाई बोलते हैं। ठीक है, एल्वुलाई में क्या होता है, वो जो एल्वुलाई की सरफेस होती है वो ब्लड वेसल से कवर होती है। जैसे ही एयर जो है हमारे लंग्स में फिल हो जाए, एल्वुलाई क्या करती है, उस एयर से फिल हो जाती है, जिससे की वजह से वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर होती है एल्वुलाई वो ले लेती है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन एल्वुलाई के अंदर होती है वो ब्लड वेसल्स को दे देती है और उसे ट्रांसपोर्ट कर देती है बॉडी की सारी दूसरी सेल्स में भी। ठीक है, हुआ यहाँ पे जो हमारी एल्वुलाई है, ठीक है, उसने क्या किया, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स को दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से ले ली, ब्लड वेसल से ले ली। ठीक है, और वही ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन उसने ट्रांसफ़र कर दी एल्वुलाई में, एल्वुलाई ने, ठीक है, वो क्या होगा, पूरी हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑल द सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब बॉडी साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जैसे कि ह्यूमन का बॉडी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है अदर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो उनके अंदर जो डिफ्यूजन है, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हैं वो कैरी आउट करना ईजी नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन गैसियस ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, जैसे कि ये जो पिगमेंट ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसे हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन लेने के लिए, डिफ्यूजन कराने के लिए गैसेस की। ठीक है,
एक्वाटिक स्पीशीज़ में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में डिज़ोल्व होती है रेस्पिरेशन के लिए, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वो एयर जो होती है उससे ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, ये तो था हमारा रेस्पिरेशन ह्यूमन सिस्टम्स में कैसे होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, रेस्पिरेशन होता क्या है और इसके कितने पाथवेज होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने करा दिया था। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो से पढ़ लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और इस कंप्लीट वीडियो की PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो जब भी अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।